एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वालेकुम सलाम सर। जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी कल वाले लेक्चर से किसी कोई कोई क्वेश्चन हो, किसी ने प्रैक्टिस की हो और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैम रीमा, वालेकुम सलाम। फेसबुक पे रिकॉर्डिंग है, मैंने खुद देखी है। जी सर, प्रैक्टिस की थी, क्लियर है, हो गया था सारा। ठीक है। और कोई कोई शेयर करना चाहेगा लास्ट लेक्चर से। बट सर मुझे HTML में मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, उसमें इशू आ रहा था, वो मैंने मैम फातिमा से बात की थी। ठीक है मैम, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकती हैं, फिर भी स्लैक पे पूछ सकती हैं, सेशन में पूछ सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, हो रही है। ओके, तो आज क्लास 3 है जावास्क्रिप्ट की। कल हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और उसके बाद हमने इफ एल्स कंडीशन थी। ठीक है, आज हम लूप पढ़ेंगे, लूप्स जो भी हैं जितनी टाइप्स के जावास्क्रिप्ट में। और हम फंक्शंस पढ़ेंगे, एंड देन हम डोम पढ़ेंगे अगर टाइम हुआ इसमें। अदरवाइज कल से हम डोम स्टार्ट करेंगे। वो मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कनेक्ट की अपने एच टी एम एल के साथ, इंडेक्स डॉट जे एस। तो लूप्स की बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितनी टाइप के लूप्स हैं। ठीक है, तो फॉर लूप है एक, इसके बाद देन वाइल लूप है, एंड देन डू वाइल लूप। ठीक है, वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। तो फॉर लूप में हमारे पास एक सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं उसको कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक एंडिंग कंडीशन होती है, और देन उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे सामने सजेशन भी आ रही है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फॉर लूप को। आई थिंक चैट में कोई क्वेश्चन है। सर जो कोडिंग है वो मेरी साइड पे ओपन हो रही थी, लेकिन जब मैं लिंक ओपन कर रहा था इनकोग्निटो टैब में, तो वो आ रहा था कि लिंक नॉट अवेलेबल। तो शायद पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है या कुछ प्राइवेसी है, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर आप सर गाइड कर दें तो सर बेहतर, एक्चुअली क्योंकि ना इश्यूज आ आईकोड रहे गुरु के हैं फेस जी जी आईकोड गुरु के फेसबुक पेज के साथ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कोई ना हमारी वीडियोस को रिपोर्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना मॉडरेटर्स को शो हो रही है। मैं इनको फिक्स कर रहा हूँ, ये जैसे फिक्स होता है तो मैं आप लोगों को स्लैक पे अपडेट देता हूँ इसके बारे में। जी सर, थैंक यू। तो फार लूप में जब हम फार लूप को लगाते हैं तो पहले सबसे फार का कीवर्ड ऐड करते हैं। उसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमने कोई एक वेरिएबल लेना है और उसको स्टार्ट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है हम ये यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने आई को लिया और मैंने उसको जीरो से स्टार्ट कर दिया।
और देन मैं देखता हूँ कि मैंने जाना कहाँ पे है, मतलब मेरा एंड कहाँ पे हो। तो फॉर एग्जांपल 5 आ रहा, तो मैंने 10 कर दिया कि मेरा 10 पे ना एंड हो इसका। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 से, और मैं 10 पे एंड करूँगा। और किस तरह से ये 1 बाय 1 चले, वो उसमें +1 हो हर हर लूप के बाद, मतलब हर आइट्रेशन में उसमें एक प्लस हो। ठीक है, ये कंडीशन होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की। तो अभी मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूँ, मैं इसको लिख लूँ पहले। जी। तो इसमें हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं आई को, और देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं इंस्पेक्ट में गया और देन कंसोल में, तो ये मुझे 0 से लेके 9 तक रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मैं 10 पे एंड कर रहा हूँ, मतलब 10 जो है वो मेरा इंक्लूडेड नहीं है। आई जो है वो तब मतलब लूप तब स्टार्ट होगा जब ये आई है वो <10 हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा तो ये 10 को इंक्लूड करेगा फिर इसमें भी। तो यहाँ पे 10 है, इंक्लूडेड आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आई 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में जाके वो एक 0 को प्रिंट करवा देता है। उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट होता है, वो 1 बन जाता है, मतलब 0 अब 1 हो गया, क्योंकि 0 में एक ऐड हुआ तो 1 हो गया, फिर उसको प्रिंट करवाया। ठीक है, इस तरह से वो 10 तक जाता है और देखता है कि जब ये 10 हो गया ना, फर्ज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, और आई जो है वो < 10 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। लेकिन 10 के बाद जब एक और प्लस होगा 11, तो अब ये कंडीशन फॉल्स आएगी, क्योंकि ना तो 11 < है 10 से, और ना ही ये इक्वल टू है 10 के। ठीक है, तो इतना पॉइंट किसी क्लियर है सबको? जिसको क्लियर नहीं है पूछ सकता है। सर इसमें भी पाइथन की तरह आई जो है एक वेरिएबल है, हम कोई भी नेम दे सकते हैं? बिल्कुल, ये वेरिएबल है एक, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आप इसको यहाँ पे भी कर सकती हैं, और डिक्लेयर यहाँ पे कर सकती हैं, और इसको वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दें। ठीक है, तो यह वैल्यू भी आप यहाँ पे असाइन कर दें, और सिर्फ इसको यहाँ पे आई लिख दें, तो ये वेरिएबल है बिल्कुल। मगर सर बेस्ट तरीका तो या आइडियल तरीका तो यही होता है कि इंट आई लिखा जाए, यानी उधर ही इनिशियलाइज और उधर ही डिक्लेयर करवाया जाए। जी कहाँ पे? यानी फॉर लूप के अंदर ही उसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया जाए, ये वैसे आइडियल तरीका होता है और ज़्यादातर प्रोग्रामर यही यूज़ करते हैं, लहदा उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैंने एक सेकंड ऑप्शन बताया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब बिगिनर्स हैं उनको कंफ्यूजन होती है कि हम इसके अंदर कर रहे हैं या क्या है, ये वेरिएबल है या क्या है, तो इसलिए मैंने उसको उधर भी डिक्लेयर करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको अलर्ट में करवाऊंगा ना, तो इस तो अब इसको ना ये ना ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अब पहले 0 था, ठीक है, फिर वो प्लस हुआ, और फिर 1 आया, फिर दोबारा प्लस हुआ और 2 आया। ठीक है, इस तरह से ये 10 तक जाएगा। तो इस तरह 1 बाय 1 आइटरेट होकर वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, और जब ये 10 तक जाएगा तो फिर ये एंड हो जाएगा। तो सर पहले की तरह सही नहीं, जिस तरह से फॉर लूप चलता है वो पूरा 0 to मतलब 0 या था, या 0 से लेके 9 तक वो दे रहा था, वो ज्यादा बेस्ट अप्रोच नहीं है एज कम्पेयर टू के इंडिविजुअली उसको प्रेस करते चले जाए और वो एक एक अलग अलग देता है? नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 1 आइट्रेशन में आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, वो जो दूसरा रिजल्ट है वो दूसरी आइट्रेशन में मिल रहा है, तो वो कंसोल में एक ही दफ़ा सारा प्रिंट करवा देता है, तो उसलिए उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन लूप में ये होता है कि 1 आइट्रेशन एक दफ़ा होती है, उसके बाद दोबारा आइट्रेशन होती है, फिर थर्ड आइट्रेशन होती है, और जब तक वो फाइनल कंडीशन रीच नहीं हो जाती तब तक वो लूप रन होता रहता है। और सर ये जो हमने ठीक है। एंड पे आई प्लस प्लस लगाया है, ये इस चीज को शो कर रहा है, ऑल्दो कि हम यहाँ पे कमांड दे तो चुके हैं कि 0 जो है मतलब आई जो है वो लेस देन और इक्वल देन 10 है, तो फिर जो आई प्लस प्लस कर रहे हैं वो क्या उसको प्लस करता चला जा रहा है उस लूप में? वो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आई हमने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है,
हमने फिर इसको आई को एक इंक्रीज किया ना, क्योंकि हमने इसको 10 तक जाना है ना, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए 10 तक, ठीक है। अगर हम इसको प्लस प्लस नहीं करेंगे तो आई 0 ही रहेगा और 10 तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो किस तरह से रिजल्ट्स होंगे शो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें 2 का डिफरेंस भी रख सकते हैं लूप में, ठीक है। तो अब ये 2 के डिफरेंस से आपको वैल्यूज दिखाएगा, तो आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, जो आपका दिल करे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक फॉर लूप था। आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी अपना मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये 10 टाइम्स मेरा जो है मैसेज प्रिंट हो, कोई भी मैसेज। तो ये 6 टाइम उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, उसका काउंट दिखा रहा है क्योंकि कंसोल में इस तरह से डिस्प्ले होता है। तो वो 6 टाइम दिखा रहा है क्योंकि वो 2 है, मैंने 2 ऐड किया हुआ था साथ में, मतलब इधर मैंने प्लस में 2 ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। अताउर रहमान सर, आपको समझ आ रही है? यस सर, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है सर। ओके, तो हम नेक्स्ट लूप पे चलते हैं। नेक्स्ट लूप है वाइल, और वाइल लूप जो है मैं लेट के कर लेता हूँ इक्वल टू 0। और वाइल में एक कंडीशन होती है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक वाइल लूप रन होता रहेगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कि जो के है वो लेस देन इक्वल टू 10 हो, जब के जो है वो ग्रेटर देन 10 चला जाएगा तब ये लूप जो है ना एंड हो जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी फॉल्स होगी जब ये के की वैल्यू 11 आएगी, ठीक है, 10 से ऊपर चले जाएगी। तो अब इसमें इंक्रीमेंट जो है वो एंड पे लग रहा होता है, ठीक है, मतलब एक मैसेज शो डिस्प्ले हुआ और इसके बाद इंक्रीमेंट लगता है एंड पे। अब ये जब इंक्रीमेंट लगा तो फिर ये के ऊपर जाएगा, मतलब के की वैल्यू अपडेट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे 0 था जैसे, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो बिल्कुल 0 जो है वो लेस है 10 से, ठीक है। इनमें कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये लूप जो है वो रन होगा, यहाँ इक्वल टू हो या लेस हो, कोई इन दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो ये लूप रन होगा। तो 0 है तो वो लेस है, तो ये मैसेज प्रिंट होगा एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद के प्लस प्लस, मतलब इसमें 0 में एक प्लस होगा 1, तो अब के की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 1, ठीक है। अब के की वैल्यू 1 है, अब फिर 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि ये लेस है 10 से, ये इक्वल टू है तो ये लेस है, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर प्रिंट करवाएगा। तो इस तरह से ये 10 तक, जब जब 11 तक चला जाएगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ना तो 11 लेस है 10 से और ना ही इक्वल है, तो फिर ये लूप, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कुछ भी रन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वाइल लूप भी क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, बाकी लोग भी शेयर करें कि उन्हें समझ आ रही है या मैं किस तरह समझा रहा हूँ या समझ नहीं आ रही। जी सर क्लियर है। सर ये के लेट के इज इक्वल टू 0 1, तो ये 1 को क्यों अंडरलाइन किया था सर? मैंने खुद से ऐड किया था आपको सिर्फ शो करवाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, 1 ऐड नहीं करते हम। ओके सर। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जब के यहाँ पे आएगा तो के की एक वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो वो अब के की वैल्यू अपडेट होके 1 होगी, मतलब इसकी इंटरनल वर्किंग आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो ये 11 तक 10 तक जाएगा और जब 11 पे जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट सर। फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। और एक और डू वाइल लूप है हमारे पास। तो डू वाइल में पहले जो है वो रन होता है कोड और देन इसके एंड पे कंडीशन लगती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि कंसोल डॉट लॉग करवाया मैंने, जैसे मैं पहले एक जे ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया और हेलो वर्ल्ड करवा दिया, उसके बाद जे को मैंने प्लस प्लस किया,
और इसकी कंडीशन लग रही होती है यहाँ पे एंड पे, ठीक है, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 10 या लेस देन 10, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली वाइल लूप में और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि जो वाइल लूप है वो पहले कंडीशन चेक करता है और फिर एग्जीक्यूट होता है, लेकिन डू वाइल लूप जो है वो पहले रन होता है और देन एट द एंड कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, तो ये ज़ीरो के इक्वल है, मतलब ज़ीरो ज़ीरो लेस नहीं है, तो फिर भी ये एक दफ़ा रन होगा मेरे ख्याल से। मैं अभी देखता हूँ, इसको एक दफ़ा रन होना चाहिए क्योंकि वो पहले ही कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला हेलो वर्ड जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, हालांकि कंडीशन जो है वो फॉल्स है क्योंकि ज़ीरो जो है वो लेस नहीं है, वो इक्वल टू है इसके। तो जे मैंने ज़ीरो लिया था और जे यहाँ पे ज़ीरो इसके इक्वल नहीं है ये, ठीक है, ये लेस है इससे, मतलब लेस नहीं है, ये इसके इक्वल है। कंडीशन फॉल्स थी लेकिन फिर भी उसने एक दफ़ा हमारा हेलो वर्ड जो था वो मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट हो गई होगा, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है। तो सर फिर जी हम ये दोनों वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है ये हम दोनों को किस तरह से यूज करते हैं, मतलब कहीं पे भी या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं दोनों के यूज करने की? इसका मैम होता है कि समटाइम्स हमें ये होता है कि हमें कोड जो है वो एक एटलीस्ट ना वन टाइम एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, ठीक है, उसके बाद नहीं चाहिए। तो वो हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं डू वाइल इस तरह से। बेसिकली वैसे इतना यूज़ होता नहीं है, मोस्टली वाइल लूप होता है यूज़ या फॉर लूप होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे आ जाते हैं सिनेरियो जहाँ पे हमें एक दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना होता है कोड, उसके बाद उसकी कंडीशन के बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना होता है नेक्स्ट, तो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और आप लोगों से मैं पूछता हूँ इसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी, ठीक है। तो फॉर लूप से करते हैं हम। मुझे कोई फॉर लूप को ना रिवर्स करवाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड में करवाया था, मैंने यहाँ पे किया था कि मैंने यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया था और 10 तक मैंने एंडिंग कंडीशन रखी थी। तो आप में से कोई मुझे इसका ना फॉरवर्ड करवाए, तो कौन करवाएगा? जी सर, मैं करवा देता हूँ। जी। आवाज आ रही? जी जी आ रही। जी, फॉर और फॉर फॉर ब्रैकेट लेट आई इक्वल्स 10। मैं इस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी सजेशन मिल रही है मुझे, ठीक है। अब बता दें, एक दफ़ा बता दें वैसे, जी फिर मैं लिख लेता हूँ। सर, वही लेट आई इक्वल्स टू 10 होगा। देन जब तक ठीक है, आई बड़ा है और इक्वल टू 0 है, देन तब तक हम डिक्रीमेंट करते रहेंगे उसमें आई माइनस माइनस। ठीक है, फॉर आई जो है, तो मैं यहाँ पे लेट आई कर लेता लेट हूँ, इसको इसके एक और रखना है। 10। सर इसको कमेंट कर लेना, फिर नहीं होगा। शुरू से कमेंट कर लें, फिर नहीं ऐसे निकाल देगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? आई इज लेस देन, ओ सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी, देन आई माइनस अच्छा, माइनस। ठीक है, ठीक है। रिवर्स जो है लूप इस तरह से होता है कि हमने 10 से स्टार्ट किया था और हमने एंडिंग कंडीशन उसकी 0 रख ली थी, तो उसने 10 से रिवर्स ऑर्डर में हमें नंबर्स प्रिंट करवा दिए, ठीक है। तो लूप्स यहाँ तक ही थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं, और हम फंक्शंस को देख लेते हैं कि फंक्शंस किस तरह के होते हैं और विदाउट पैरामीटर और पैरामीटर के साथ किस तरह से उनको यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो फंक्शंस लिखने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, और देन आपका जो फंक्शन का नाम होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं माई फर्स्ट फंक्शन लिख देता हूँ, और उसके बाद आपने ये कर्ली ब्रेसेस, अच्छा फंक्शन जब भी आपने लिखना है तो आप इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, इन पेरेंथेसिस के साथ, ये फंक्शन की होती है, ठीक है। और जो इसके अंदर आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है वो आप इन ब्रेसेस ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ अलर्ट की फॉर्म में, और उसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैंने सेव कर लिया, नेस्टेड लूप करवा दिया। तो नेस्टेड लूप सिमिलर ही होता है, लेकिन उसमें एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ये जावा स्क्रिप्ट को, कि हम सिर्फ वेबसाइट की जो रिलेटेड डोम है उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें। तो आई थिंक लूप भी जो है वो हमने काफ़ी पढ़ लिए, इतने काफ़ी हैं। तो नेस्टेड लूप आप ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो हम कर लेंगे डिस्कस, बिल्कुल। एक लूप के अंदर जो है ना लूप यूज़ कर रहे होते हैं, उनको नेस्टेड लूप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन मैंने लिखा अपना, और फंक्शन का नाम दिया माय फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद अलर्ट, और जो मैसेज में मैंने अलर्ट के अंदर शो करवाना था। तो अभी ये मुझे, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे कोई मैसेज नहीं दे रहा यहाँ पे, ठीक है, अलर्ट की फॉर्म में मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा। तो कोई बता सकता है क्यों नहीं आ रहा हमें मैसेज, ये यहाँ पे अलर्ट इसको शो करवाना चाहिए था। कॉल नहीं किया सर फंक्शन। आपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। जी, तो हम फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं कि माय फर्स्ट फंक्शन, और देन पेरेंथेसिस, और इसके बाद ये सेमीकोलन, ठीक है। तो अब फंक्शन को कॉल किया तो अब मुझे वो जो उसके अंदर मैसेज था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो फंक्शंस का बेसिकली ये बेनिफिट होता है कि हम उसको जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा मर्जी कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, फिर कॉपी किया मैंने 3 दफ़ा जो है माई फंक्शन को कॉल कर लिया, तो अब ये मुझे 3 दफ़ा ही मैसेज शो करवाएगा, ठीक है। जो फंक्शन के अंदर का जितना भी कोड होगा वो जितनी दफ़ा फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक टाइप थी जिसमें फंक्शन जो है आपको अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा रहा था खुद से, मतलब हमने जैसे फंक्शन को कॉल किया तो उसने उसके अंदर का मैसेज है वो डिस्प्ले करवा दिया। अब इसके साथ ही ये वो इसके साथ एक और टाइप के फंक्शन होते हैं जो वैल्यू सिर्फ रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक ठीक है। तो हम वो भी देख लेते हैं कि जो सिर्फ वैल्यू रिटर्न करते हैं और खुद से कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाते, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू मिल रही होती है एक फंक्शन में ही। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट नंबर ए नंबर 1, और ये मैंने 10 रखा, और लेट नंबर 2 मैंने 20 रखा, और लेट एक और मैंने इनके रिजल्ट के लिए रखा, और इसमें मैंने num1 और num2 कर दिया, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, एंड देन मैंने रिटर्न किया रिजल्ट को। तो अब ये मुझे कोई इसका डिस्प्ले नहीं करवाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, और मैं इसकी वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। जो भी इनका रिजल्ट आएगा प्लस होके वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और वो फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो वो फंक्शन इसकी वैल्यू को रिटर्न कर होगा, ठीक है। अभी मैं इसको कॉल भी करूँगा ना तो ये मुझे इसकी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाएगा कहीं पे भी, ठीक है, ना ही मैंने कॉल किया है, मैंने सिर्फ उसको रिटर्न किया था। तो वो उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है, लेकिन हमने उसको कहीं पे डिस्प्ले नहीं करवाया। तो अब इसको मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए इसके इसके बाहर जो है अलर्ट का फंक्शन लगाना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे 30 मिल रहा है, तो मैं इसको अलर्ट में भी करवा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके डॉक्यूमेंट के ऊपर भी इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि समटाइम्स हमें फौरी तौर पे प्रिंट नहीं करवाना होता, कुछ भी जो भी फंक्शन में आ रहा हो हमें उसको रिटर्न नहीं करवाना होता, हमें इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, ठीक है, जैसे इस तरह से। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक फंक्शन है उसमें मुझे कुछ वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं,
लेकिन मैं उसको प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, मतलब ये आउटपुट है, मैं इसको एक और वेरिएबल के साथ मिक्स करके यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे आउटपुट है एक, जैसे मुझे अब मैंने आउटपुट में स्टोर कर लिया अपने इस फंक्शन का रिजल्ट, ठीक है, और अब मैं एक और फंक्शन के साथ इसकी आउटपुट को मिक्स करूँगा। लेट रिजल्ट 2 इज इक्वल टू आउटपुट और +10, ठीक है। तो जब मुझे फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, उन्हें किसी और चीज़ के साथ मिक्स करना होता है, तो मैं उनकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करता हूँ, ठीक है, प्रिंट नहीं करता। तो अब इस तरह से इसको करेंगे यूज़। तो अब मैंने रिज़ल्ट 2 में किया, और अब मुझे इसको रिज़ल्ट 2 को अलर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न रिटर्न का और जो फौरी तौर पे जो फंक्शन जो हैं वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं उनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। जी और कोई? जी सर क्लियर है। ओके, तो अब हम एक और टाइप का फंक्शन देखते हैं कि जिसपे हम पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकें यूज़र से, या जब भी फंक्शन को कॉल हो तो उसमें यूज़र जो है वो पैरामीटर्स भी दे और उसकी वैल्यूज़ फिर उसमें चेंजेस हो के वो हमें रिटर्न कर रहा हो या डिस्प्ले करवा रहा हो, ठीक है। तो मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, और मैं इसको थर्ड फंक्शन लिख लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, और मैं ब्रैकेट्स में इसकी आउटपुट लिखूंगा। तो इसमें मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इस फंक्शन को जब भी कॉल करूँ तो मुझे कुछ वैल्यूज़ देनी पड़े, ठीक है। जैसे मेरा नेम, एक एक नेम, और सेकंड मैं एज का पैरामीटर जो है वो देना चाह रहा हूँ, आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ इस फंक्शन में, ठीक है। और इसमें मैं अलर्ट में इसको बेसिकली शो करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, उसके बाद मैंने कंकैटिनेट किया जो मैं फंक्शन में आर्गुमेंट दूंगा, उसके बाद फिर मैंने प्लस करके कंकैटिनेट किया, और योर एज इज़, क्योंकि हम नेम और एज के जो हैं दो पैरामीटर यूज़ करेंगे जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं माई थर्ड फंक्शन लिखता हूँ, और इसमें अपना नाम, और इसमें एज, और एज मुझे नंबर में देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप, आपने यहाँ पे जितने मर्जी पैरामीटर देने हैं आपको उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जो भी आपने यहाँ पे आउटपुट लेनी है, मतलब जो भी आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं उसमें उन वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा। और जब फिर आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको नेम के लिए भी जो जो आर्गुमेंट आपने दिया था वहाँ पे नेम भी देना पड़ेगा और एज भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये शो करवा रहा है। तो इस तरह से आप फंक्शन में पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि वो मैंने चीज़ मिस की है, वो ये कि जिस तरह आप इनको कंकैटिनेट कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट में ना एक और यूज़ होता है, उसको ना आप देखें अगर अपने कीबोर्ड पे, तो वन के बटन के साथ एक बटन है, इसको कहते हैं हम बैक टिक्स, ठीक है। तो बैक टिक्स में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आप लोगों को यूज़ करके दिखाता हूँ कि बैक टिक्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बैक टिक्स लगाए और हेलो मैंने लिखा, देन मुझे डॉलर साइन यूज़ करना पड़ेगा, और जो जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनमें मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, देन फिर मैं योर एज, फिर मैं डॉलर साइन यूज़ करूंगा, और जो सेकंड वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करूंगा। तो इससे ये होता है कि जब जब भी हम ये बैकटिक्स यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही लाइन में, मुझे कंकैटिनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग की फॉर्म में, आई मीन बैकटिक्स की फॉर्म में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके साथ हम टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस के सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर।
तो ये सिंगल कोट्स के साथ काफ़ी दफ़ा हो जाता है मिक्स, तो आप इसको ख्याल कीजिएगा कि ये बैकटिक्स हैं और सिंगल कोट्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक और थर्ड कर लेते हैं कि क्लास में भी कर लेते हैं, एंड आई एम इन क्लास। ठीक है, ये मैंने एक और यूज़ किया था और मुझे यहाँ पे अपनी क्लास भी देनी पड़ेगी। ठीक है, वेब डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? कोई बता सकता है क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? सर ठीक कुछ है, आई थिंक पता नहीं। क्लास का मैं कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकता। रिजर्व है शायद। और नेम का भी मे बी नहीं यूज़ कर सकते, वो कभी कभी एरर आ जाता है, उसके ऊपर लाइन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने मर्जी यहाँ पे फंक्शंस में आर्गुमेंट दे सकते हैं, और पहले आपको इधर डिक्लेयर भी करना पड़ता है। ठीक है, फिर आप उसके रेलेवेंट जो उसमें टैक्स देना होगा या नंबर देना होगा, उनको आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर क्लियर है। ओके, तो आई थिंक सर जुबैर, यहाँ तक हम ठीक है, इतना मतलब बेसिक्स हमने जो किए हैं, फंक्शंस भी हो गए हैं और लूप्स भी और इफ एल्स भी, तो हम डोम की तरफ आई थिंक मूव करना चाहिए। जी सर, इससे पहले एक दफा ना रिवाइज करवा लें थोड़ा सा, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स इस कहाँ पे पहुंच गए, उनको कहाँ तक समझ आ गया। तो किसी एक स्टूडेंट को आप बोल दें या एक दो को जो कि रिवाइज करवा दें यही कॉन्सेप्ट्स एक दो मिनट्स में, फिर आपको ये चीज़ बेहतर पता लग जाएगी कि हम डॉम पे भी मूव कर जाएं या एक दफा इसकी रिवीजन कर लें, लूप्स की जी और सर। फंक्शंस की। जी जी। जी तो बस, मैम इरम शहजादी, आप फॉर लूप को थोड़ा कर देंगे एक्सप्लेन? जी सर। जी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें फॉर लूप को। जी सर। सर हमने जो है पहले कंडीशन टाइप देनी है, मतलब उसको पहले डिक्लेयर करना है। अगर हम जिस तरह आपने लिखा हुआ है लेट आई इज इक्वल टू 0, हम इसको लेट के साथ बाहर भी डिक्लेयर करवा सकते थे, लेकिन हमने इसको लेट के साथ आई को इधर डिक्लेयर करवाया। उसके बाद उसकी कंडीशन दी है, उसके बाद उस पर इंक्रीमेंट लगाया है, और फिर जो हमने आई का दिया है, हमने एक उसको वैल्यू, उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट लूप जो है वो सर उमैर आप करवा दें वाइल लूप को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आ रही जी है? वालेकुम सलाम। जी जी सर। सर वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, के करवाया उसके अंदर जीरो रखा है। उसके बाद जो के की वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। तो उसके अंदर कंडीशन लगाई है कि लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो वो वैल्यू चेक करेगा कि बाकी की वैल्यू छोटी है या बराबर है 10 की। उसके बाद वो एंटर होगा लूप के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट होगी और वो 1 हो जाएगा। उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा दोबारा और के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँ और इसको मैं ख़त्म कर दूँ, तो ये लूप कब तक रन होगा ये लूप? सर ये क्या नाम है, ब्रेक। जी
ये आपने वो वाली लगाई है कंडीशन, जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, ये जो साइन साइन का मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सर वन टाइम ही चलेगा ना, 1 = 1 वन टाइम हमने दी है। सर वन टाइम ही चलेगा क्योंकि ब्रेक हो जाएगा। आपने जो कंडीशन वो कंडीशन ट्रू किया, इसलिए जो भी आपने प्रिंट करवाना था वो एक दफ़ा प्रिंट होगा, क्योंकि मेन चीज़ कंडीशन पे डिपेंड हो रही है। कंडीशन ट्रू है इसलिए वो जो होगा, जो भी आपने जैसे हेलो वर्ड आप प्रिंट कंसोल पे जो भी करवा रहे हैं वो एक दफ़ा रन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन और हाँ, कोई? और दूसरी बात ये कि की वैल्यू उसी तरह की, यानी उसमें बाद में इंक्रीमेंट होता ही रहेगा, लेकिन ये जो लूप होगा ये फॉर एवर लूप बन जाएगा, यानी जो लूप खत्म ही नहीं होगा। जो यानी फॉर एग्जांपल कंडीशन इसलिए लगाई जाती है ताकि लूप को तोड़ा जा इनफाइनाइट सके। है सर। लूप जी। तो इसमें लूप जो होगी वो चलती जाएगी, और क्योंकि इसमें कंडीशन ही सारी सिचुएशन में ट्रू है। अ, ठीक है, पहले आपने थोड़ा सा किया था कि वन टाइम होगा, लेकिन ये ना लूप ब्रेक ही नहीं इनफाइनाइट होगा, है। मतलब कंडीशन ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। ना ही इसमें हम चेंज कर रहे हैं और ना ही इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू होएगी कंडीशन, और इसमें कंसोल और लॉग में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा, और ये ब्राउज़र को अनरिस्पॉन्सिव कर देगा मतलब। अच्छा सर, ठीक है, तो इसमें वाइल हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो मेरा ख्याल है ये इसमें एरर आना चाहिए, चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वेरिएबल वेरिएबल अभी डिक्लेयर नहीं किया। सर वेरिएबल हमने यूज़ भी इसमें नहीं किया। दिया ही नहीं है। मैंने सिंपली 1 = 1 किया है। अगर आप के की वैल्यू बात कर रहे हैं तो के तो ऊपर डिक्लेयर हो चुका है लेट के वर्ड से। तो दूसरा ये वेरिएबल यानी ये लूप चलती रहेगी, सिर्फ कंडीशन देखी जाएगी, और कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है तो इसलिए वो बार बार चलती जाएगी, यानी इनफाइनाइट लूप बन जाएगी वो। जी। ठीक है, तो इस वाइल लूप में कंडीशन तब तक रन होती है जब तक ये ट्रू हो। ठीक है, तो ये ट्रू है ऑलवेज, 1 = 1 जो है वो ऑलवेज ट्रू है, तो इसलिए ये लूप जो है वो रन होता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि और कोई। सर अली रज़ा, आप डू वाइल लूप को एक्सप्लेन करेंगे? सर अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं एक्सप्लेन कर दूं? जी जी प्लीज़, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, लेकिन आप कर दें। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल लिया है जे के नाम पे, जिसे हमने वैल्यू दी है, यानी उसे डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी किया, और उसे जीरो वैल्यू दिया। वाइल और डू वाइल में एक फर्क होता है कि वाइल तब चलती है जब कंडीशन ट्रू हो, लेकिन अगर कंडीशन ही फॉल्स है तो वो कुछ प्रिंट नहीं करवाती। लेकिन डू का एक एडवांटेज ये होता है कि अगर कंडीशन पहली ही सिचुएशन में या पहली ही रन में गलत है तो वो एक दफ़ा प्रिंट लाजमी करवाती। तो सबसे पहले जे की वैल्यू जीरो है, वो प्रिंट करवाएगा, फिर जे की वैल्यू में एक प्लस आएगा, फिर वो जाके कंडीशन देखेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर जे की वैल्यू में प्लस हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन देखेगा, फिर ठीक है, फिर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर कंडीशन देखा, फिर हेलो वर्ड प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट, यानी ये प्रोसेस चलता जाएगा। लेकिन हेलो वर्ड तब तक प्रिंट, यानी अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन 9 दफा रन हुई है लेकिन हेलो वर्ड 10 दफा शो होगा, क्योंकि एक जब पहली दफा लूप चली थी तब से वो हेलो प्रिंट, यानी हेलो वर्ड लूप के एक नंबर ज्यादा प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया इसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये पहले चीज प्रिंट करवाता है, बाद में उसमें इंक्रीमेंट करवाता है। जी मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट फंक्शंस में से पूछ लेते हैं कुछ।
जी, सेकंड फंक्शन जो है वो, सर रिजवान अली, आप एक्सप्लेन कर दें हमें सेकंड फंक्शन। जी सर, मैं करता हूँ। तो पहली तो बात कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यानी आप इसको ढांचा बोल सकते हैं, सांचा बोल सकते हैं, कि जब भी हमने किसी प्रोग्राम के आपकी अंदर आवाज़ ना कोई थोड़ी काम। स्लो है। और जी, अब मेरी आवाज़ ठीक है? जी आप क्लियर है। जी, तो मैं ये बता रहा था कि फंक्शन को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। फंक्शन हमारे पास एक सांचे की तरह होता है। अगर हमने कोई काम, कोई चीज़, यानी एक स्पेसिफिक टास्क एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा बार करना हो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको एक फंक्शन बना लें, और जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर लें, उसको कॉल करेंगे, तो जो हमारे मतलूबा नताइज होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन का ही कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इसको डिफाइन डिफाइन करने के लिए। तो हमने ये जो फंक्शन, हमारी सेकंड फंक्शन, इसको हमने पहले डिफाइन किया। उसके बाद इसमें हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किए, बल्कि जो फंक्शन की बॉडी है उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, एक num1 के नाम से, दूसरा num2 के नाम से, और दोनों को हमने कोई दो वैल्यूज असाइन कर दी हैं। उसके बाद हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया जिसमें हमने उन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को जमा किया, और उस जो तीसरा वेरिएबल उसकी वैल्यू को हमने रिटर्न किया। हमने प्रिंट नहीं किया बल्कि सिर्फ रिटर्न किया। रिटर्न का मतलब है कि जो वैल्यू है वो उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगी, हम उसको बाद में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, जो कि आउटपुट के नाम से वेरिएबल है। उसके बाद उसने हमने उस आउटपुट की वैल्यू को एक और वेरिएबल के साथ कंबाइन किया है, यानी जो रिजल्ट 2 है उसमें हमने आउटपुट और उसमें 10 की वैल्यू को प्लस किया है। और उसके बाद हमने अलर्ट के अंदर जो रिजल्ट 2 है उसकी वैल्यू को, यानी उसमें दिया उसकी वैल्यू, तो हमारे पास ऊपर अलर्ट के अंदर रिजल्ट 2 की वैल्यू आ जाएगी। जी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो ठीक है, आई थिंक क्लियर है बेसिक्स। तो अब हम नेक्स्ट डोम पे मूव करते हैं, और थोड़ा सा मैं उसका इंटरफेस दिखा दूं कि डॉक्यूमेंट का इंटरफेस कैसा होता है, डोम HTML के डॉक्यूमेंट का। जी, अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है, लास्ट जो हमने बेसिक्स क्लियर किए हैं, तो हमने उनको इस हिसाब से सेट किया था कि हमारी बेसिक्स क्लियर हो जावास्क्रिप्ट की। क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट को एज ए लैंग्वेज हम पढ़ें, जो उसमें फुल जो कॉन्टेक्स्ट है, तो हम इतनी वास्ट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के, हम 6 मंथ में भी उनको क्लियर नहीं कर सकते। इतने मतलब टॉपिक्स हैं और इतना उनका स्कोप है, मतलब इतनी चीज़ें हैं उनमें। तो हमने सिर्फ बेसिक इसलिए क्लियर किया है कि जो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है, जो हमने बेसिक्स कवर इसलिए किए जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होंगी, डोम को हम मैनिपुलेट करेंगे, तो उनमें हमें हेल्प हो और हमें बेसिक्स चीज़ें पता हो कि फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते, किस तरह डिक्लेयर करते हैं, और इफ एल्स कंडीशंस। तो इसलिए हमने उनको इतना की रखा है कि जितने हमारे काम है हमको हम उतना ही उसको कवर करें। तो स्टिल जो हमने कवर किया है उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है HTML का, उसका जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है आपको। यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, हम यहाँ पे HTML से स्टार्ट करते हैं। HTML में हेड होता है, टाइटल होता है, ठीक है, और टाइटल में जो भी टेक्स्ट होता है वो। और दूसरी साइड पे बॉडी एलिमेंट है, बॉडी के अंदर A टैग्स हैं, H टैग हैं, P टैग हैं, काफ़ी टैग्स जो सारे आपने पढ़े हैं वही यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ए टैग्स में एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ए टैग में लिंक होता है, मतलब जो डिस्प्ले हो रहा होता है एज ए मैसेज, ठीक है। और H1 में हेडिंग में जो उसका टेक्स्ट होता है। तो ये HTML के डॉक्यूमेंट का ना आपको मॉडल दिखा रहा है कि इस तरह से हो रहा होता है। और
जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करके। तो मैं सर गूगल ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल। जी जी। सर एक्चुअली आप डोम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये मीन यानी मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आई, यानी इंट्रोडक्शन मुझे इसकी समझ नहीं आई कि क्या वर्ड है डोम की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या यूज़ है इसका। तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दें इसका। जी जी। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये HTML के डॉक्यूमेंट के लिए टर्म यूज होती है। और HTML के डॉक्यूमेंट में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टैग कौन सा होता है, HTML का, ठीक है। उसके बाद हेड टैग होता है, उसके अंदर टाइटल टैग होता है, टाइटल का टेक्स्ट होता है, और बॉडी टैग होता है उसके बाद, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी टैग्स यूज हुए होते हैं, ठीक है। जो भी हम HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हम यही टैग यूज कर रहे होते हैं, H1 P टैग। तो इसका मकसद ये है कि हम इनमें से किसी भी टैग को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो उसका मैं थोड़ा सा डेमो देने लगा था, अभी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक। तो ठीक है, डोम की थैंक यू। वैसे मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसकी एब्रीवेशन, ठीक है। तो ये गूगल का पेज है और मैंने इसको यहाँ से जाके इंस्पेक्ट किया और मैं कंसोल में आ गया, ठीक है। तो मैंने शुरू मुझे ही सर की आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? एक्चुअली मुझे एक्सक्यूज मी बिल्कुल सर, नहीं आपकी आ रही। आवाज कट रही है। आई थिंक मुझे लगा जैसे स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। हाँ सर, रिज्वाइन जी करें। मेरी बात। जी जी सर, आ रही है। ओके। जी मैं यहाँ पे था। सर कुर्बान, हमें जो है वो 1 मिनट के अंदर रीजॉइन करते हैं, तब तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई जो भी जो है वो आज फंक्शंस वगैरह जावास्क्रिप्ट में पढ़ाए हैं और लूप्स वगैरह पढ़ाए हैं, तो वो आप काइंडली पूछ लें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मैम ये तो क्लियर है जो भी पढ़े हैं, लेकिन वो HTML में वो जो आपसे मैं डिस्कस कर रही थी ना, वो जो वेब पेज पे जो आइकन्स देते हैं वो मेरे से नहीं हो पाया था। तो उस वो फर्दर इंशाल्लाह ताला आई टॉक टू यू टुमारो। वो फिर उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था उसको। यस मिस आयशा, मैंने आपको जो है वो कोड सेंड किया हुआ है, तो वो कोड एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट करेंगी ना, और आप फोन ऑसम वेबसाइट पे जाएंगी और आपने जस्ट उसका जो है ना वो सीडीएन कनेक्ट करना है। स्क्रिप्ट टैग आपको एक मिलेगा, वो आपने हेड टैग के अंदर जो है वो अटैच करना है, तो देन आपका हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो कर सकती है कांटेक्ट। और मैं एक सजेशन दूंगी कि किसी का कोई क्वेश्चन होता है ना तो आप लोग स्लैक के चैनल पे काइंडली पूछा करें। उससे ऐसा होता है कि अगर किसी और को भी कोई कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाती है, या फिर उनके भी नॉलेज में जो है वो इजाफा हो जाता है कि अच्छा आप ये चीज कर रहे हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी डन इन दिस वे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा किया करें इस तरह से कि स्लैक के चैनल पे पूछा करें। सब फायदा उठा सकते हैं इस तरह से। ओके मैम। जी मेरी आवाज़ क्लियर है। यस सर, आपकी जी आवाज सर। क्लियर है। आई थिंक नेट का कोई issue है। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि जिस तरह जो पेज है गूगल का, ये भी HTML का ही एक पेज है, और ये भी एक डॉक्यूमेंट है। तो और मैंने ये दूसरी बात ये बताई थी कि हम ब्राउज़र के कंसोल में भी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस गूगल के पेज के कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ डोम की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पे, और ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू जो पूरी जो ओवरले आई है, एक ब्लू सी, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट लिखने की मदद से ही आई है। सिर्फ मैंने टी हटाया तो वो हट गई है। मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, उसके बाद मैं बॉडी लिखता हूँ, क्योंकि बॉडी जो होती है उसमें मेन कंटेंट होता है, तो बॉडी में भी वही सिलेक्ट होगा। तो इसका मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा। इस तरह से हम कार्य होते हैं, ये डेमो है, हम वन बाय वन स्टार्ट से करेंगे कि किस तरह से हम जाते हैं HTML को टैग को करते हैं, और जो स्टाइलिंग है सारी
एलिमेंट से रिलेटेड वो पूरा पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ स्टाइल मैंने किया, और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा और इक्वल टू मैंने कोट्स में कलर का नाम लिख दिया। जी। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट को लिख के आप HTML के डॉक्यूमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल के पेज पे लिखा और कंसोल में मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, जो कि आप देख सकते हैं कि इसने उसका बैकग्राउंड कलर या ब्लू कर दिया। तो मैं इसको हटाऊंगा तो फिर भी ब्लू ही रहेगा। ठीक है। तो मैं एक दो और प्रॉपर्टीज चेंज करके बताता हूँ इसी पेज की। मैंने डॉक्यूमेंट लिखा और मैंने अब मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम मतलब जो टैग्स यूज हो रहे होते हैं HTML में। तो मैं ए टैग को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ए टैग्स हैं, तो मुझे यहाँ पे उसका देना पड़ेगा रेफरेंस के कौन से नंबर वाला टैग को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे जीमेल जो है वो सिलेक्ट हुई है। मैंने जैसे ही 0 लगाया, मैं 1 लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये साथ में इमेजेस वाला सिलेक्ट हो गया। तो हम इसका अब इसका हम स्टाइल चेंज करेंगे थोड़ा सा। फॉन्ट साइज हम में भी इसका चेंज करें, और मैं इसको 40 पिक्सल करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीमेल जो है थोड़ा सा साइज उसका नीचे हो गया, और इमेजेस जो है वो वैसे ही हैं। तो हम प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट डोम जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। अब आज के लिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने कहा था कि इस तरह से दिखा दूँ। तो कोई बता सकता है कि अब ये जो कलर चेंज किया है और ये जो मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया है, ये कितने दिन तक रहेगा या कितने वीक्स तक इस तरह ही रहेगा अब? पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने चेंजेस किए हैं ये सिर्फ आपके एंड तक ही हैं या कि ओवरऑल जो जो जीमेल यूज कर रहा है उस तक आएंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि लाइक मतलब पहले इसका आंसर करें फिर मैं बाद में वो उसी में होगा आंसर। जी, अभी तक ये मेरे एंड पे ही है। आई थिंक ये चेंज नहीं करेगा, ये सर के ब्राउजर की सेटिंग चेंज किया बाय डिफॉल्ट। इस गूगल की वेबसाइट में भी चेंजिंग नहीं होगी, और बाय डिफॉल्ट अगर किसी और ने गूगल एज एट द सेम टाइम खोला हुआ है तो उस पर भी ये चेंजेस शो नहीं होगी। अच्छा, ये मैं सर बता आप दूं कि ये जो डोमेन है ये लाइव डोमेन है, ये मतलब लोकल नहीं है। ये गूगल की लाइव डोमेन ही मैंने ओपन की है। और अब इस तरह से कोई भी पेज लाइव ओपन करके उसकी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो कितनी देर तक रहेंगे इस तरह से। मैं ये पूछना चाह रहा था। इसको भी मैं इसका कोई भी टेक्स्ट जैसे चेंज कर ही सकता हूँ, सेशन इसका आउट होता है या कलर चेंज कर। जी, जी। मैं ये बता रहा था कि जैसे ही सेशन आउट होगा या रिलोड करेंगे तो ये सब चला जाएगा। जी, जैसे ही हम इसको रीलोड करेंगे तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हमारी जावास्क्रिप्ट जो हम वेब अपनी बनाएंगे उसका कंट्रोल हमारे पास होगा, इसकी जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, गूगल की जावास्क्रिप्ट का। फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम इस तरह चेंजेस करने लगे दूसरों के कोडिंग में, तो उनका एक्चुअल कोड तो खराब हो जाएगा कितनी देर पहले ही। तो ये एक्चुअली जो राइट होता है कोडिंग चेंज करने से जिसने बनाई होती है, यानी हम बस उनसे एज अ आइडिया ले सकते हैं। जी मैम, आपकी ना आवाज़ कट रही है काफ़ी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? डोम हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और जो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट के, उनके ऊपर एक असाइनमेंट होगी। और जब हम कल डोम पढ़ेंगे फिर देन सेकंड असाइनमेंट डोम के ऊपर होगी। ठीक है सर।
चैट में क्वेश्चन है। हाँ मैम, मैं शेयर कर दूंगा स्लैक में असाइनमेंट। चलिए ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो 3 मिनट है, फिर भी अगर किसी का सर जुबैर से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, शीजा आप स्लैक पर हैं या नहीं है? अगर आप नहीं है तो आप आईकोड ग्रुप पे जो है जी सर जुबैर ने जो है वो लिंक भेज दी है, आप आईकोड ग्रुप पे रजिस्टर करें तो आपको जो है वो ईमेल आ जाएगा स्लैक का भी और व्हाट्सएप के ग्रुप्स का भी आ जाएगा, तो आप वहां से जो है वो स्लैक पे आईकोड गुरु का चैनल है वो ज्वाइन कर सकती हैं। तो वहां पे 8 PM के नेम से जो है वर्डप्रेस बूट कैंप के नेम से जो है स्लैक का चैनल है, वहां पे जो है वो सारी हमारे इस बूट कैंप की डिटेल्स हैं, जितनी भी असाइनमेंट्स अब तक हो चुकी हैं उनके भी लिंक हैं और कहाँ पे सबमिट करवानी है उनके भी लिंक है, और जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस है वो आप पिंड चैट के अंदर चेक कर सकती हैं। आई थिंक डॉक्टर जफर शायद ज्वाइन कर रहे हैं 9 PM के सेशन में, तो अगर कोई उनसे भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो अब उनसे पूछ सकते हैं सेशन ज्वाइन करके 9 PM वाला। जी सर, बस वही आ रहा है। सर मोहम्मद अली, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं, ओ क्लियर है। चलें ठीक है सर, एंड करते हैं। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लाइड पे पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।